हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। हम लोगों का अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। 4 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लास है मेरे प्यारे दोस्त। धीरे धीरे जो है वो हम इनके टाइप्स को समझ रहे हैं, हर एक टाइप को अपने दिमाग में बैठा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, लेकिन पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त अपने टॉपिक की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा जाता है। जब दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा जाता है, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा बेटा? ऊपर करना एक बार। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक ही कीमत पर दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं मेरे भाई। एक ही कीमत पर दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं। एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है। तो समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा वो आपसे ये पूछ सकता है। जब भी मेरे प्यारे दोस्त दो वस्तुओं का रेट समान हो, आप एकदम से तुरंत मानिएगा कि दोनों वस्तुओं को 100 रुपए में खरीदा गया है। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। उसने कहा एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी इस पर होने वाला प्रॉफिट कितना होगा? इस पर होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो 20 रुपए का होगा। एक को मेरे भाई 10% की हानि पर बेचा जाता है। एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यानी इस पर जो हुआ होगा वो 10 रुपए का घटा हुआ। आप मुझे बताइए, यहां आपने 20 रुपए कमाए, यहां आपने 10 रुपए गवा दिए, तो टोटल आपके पास बचे कितने? 10 रुपए बचे। कितने रुपए सीपी पर? टोटल 200 रुपए खर्च करने पर आप लोगों के पास 10 रुपए बचते हैं, तो 100 पर कितना बच जाएंगे? क्या ये टोटल मामले पर प्रॉफिट आ जाएगा? क्या ये टोटल सौदे पर प्रॉफिट आ जाएगा? टोटल सौदे पर होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो 5% होगा। टोटल सौदे पर जो प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो 5% हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐसे नहीं करना चाहते, तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी मेरे प्यारे दोस्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब भी दो चीजों का क्रय मूल्य समान होता है, जब भी दो चीजों का कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर होता है, एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो यहां क्या हुआ होगा? 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है, दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो यहां होने वाला प्रॉफिट लॉस जो होगा वो 10% होगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, दो वस्तुएं हो गई और दोनों वस्तुओं पर होने वाला प्रॉफिट जो होगा 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। तो मेरे भाई 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए। टोटल सौदे पर होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो 5% हो जाएगा। टोटल सौदे पर होने वाला प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। देखिए ना मेरे भाई, यहां एक वस्तु पर 20% प्रॉफिट हुआ, एक वस्तु पर 10% लॉस हुआ। प्लस के 20 में से माइनस का 10 जाएगा, प्लस का 10 बचेगा। 10 को दो वस्तुओं से डिवाइड कर देंगे तो 5% ओवरऑल प्रॉफिट आएगा। अगर ये प्लस में आता है तो प्रॉफिट होगा, अगर ये माइनस में आता है तो ये लॉस होगा मेरे भाई। ये बात समझ में आई? और ये क्वेश्चन यहां से कैसे किया था? मैंने दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हैं, मैंने दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य 100 मान लिए मेरे भाई।
इस पर जो हुआ वो 20% का प्रॉफिट, यानी यहां मैंने 20 रुपए कमा लिए। इस पर मैंने 10 रुपए गवा दिए, यानी ओवरऑल मेरे पास अभी 10 रुपए बचे हैं। कितने रुपए खर्च करने पर? टोटल 200 रुपए खर्च करने पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से भी 5% आ जाएगा, यहां से भी मेरे प्यारे दोस्त 5% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, फटाफट मुझे आंसर बताइए। परसेंटेज के तो सीजीएल के क्वेश्चन होने लगे मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस के भी होंगे, प्रॉफिट लॉस के भी सारे हो जाए। 120 क्यों नहीं हुआ बेटा? पहले अंतर समझो। 20% मतलब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 120% मतलब हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। सेलिंग प्राइस का इसमें कोई मतलब नहीं था, हमें यह देखना है टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसने कहा है प्रकाश ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक का मूल्य समान था। उसने एक वस्तु को 20% के लाभ पर, एक वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर, एक वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर, और मेरे भाई दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। तो टोटल सौदे पर कितना प्रॉफिट हो गया? आप कहेंगे 22.5% का प्रॉफिट हो गया। जब भी दो चीजों के क्रय मूल्य समान होते हैं, एक को x% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को y% के लाभ पर बेचा जाता है, तो दोनों पर कुल मिला के जो लाभ होता है वो x + y/2 होता है। या तो इससे कर लीजिए, या जो पहले सिखाया है उससे कर लीजिए मेरे भाई, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले सौदे पर 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि यहां 20% लाभ हुआ मेरे भाई। दूसरी वस्तु पर 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि यहां 25% का लाभ हुआ। कुल मिला के दोनों वस्तुओं पर कितना प्रॉफिट हुआ? दोनों को जोड़ा 45%, इस 2 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल सौदे पर क्या हो जाएगा? 22.5% प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये प्लस में आता है तो प्रॉफिट होगा, अगर ये माइनस में आता है तो लॉस होगा। अपनी कॉपी में एक बात लिख लीजिएगा, जब भी दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल हो, एक पर x% का लाभ होता हो, दूसरे पर y% का लाभ होता हो, तो टोटल सौदे पर x + y/2% का लाभ होता है। ठीक है ना? ये बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन आएगा इसी में। बताइए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास है अंशु पाल मेरे भाई, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपए प्रत्येक में खरीदे, यानी दोनों का क्रय मूल्य समान है। वो कह रहा है 1500 रुपए प्रत्येक में खरीदे, यानी दोनों का क्रय मूल्य समान दिया हुआ है। उसने इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पर 8% का लाभ हुआ, दूसरे बैग पर 4% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? बड़ा आसान है मेरे भाई। जब दोनों के क्रय मूल्य समान है तो एक पर 8% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 4% का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, /2। 4/2 का मतलब 2% का प्रॉफिट। अगर मुझसे पूछा जाता है पूरे सौदे पर क्या हुआ, तो आप कह देंगे पूरे सौदे पर 2% का प्रॉफिट हुआ। पूरे सौदे पर 2% का प्रॉफिट हुआ। अगर यहां 2 से ज्यादा 3 वस्तुएं होती तो हम 3 से डिवाइड कर रहे होते, अगर यहां 4 वस्तुएं रहती तो हम 4 से डिवाइड कर रहे होते। जितनी वस्तुएं रहेंगी मेरे प्यारे दोस्त, हम उतने से डिवाइड कर रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये रहा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 12 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन।
ये रहा 12 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 1500 का कुछ नहीं करना क्योंकि चीजें परसेंटेज में पूछी हैं। परसेंटेज में उस वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई। बस 1500 से हमें पता चल रहा है कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है मेरे भाई। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य जो है वो समान है मेरे भाई। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर कैसे पता चलेगा कितने से डिवाइड करना है? बेटा जितनी वस्तुएं होंगी उनसे डिवाइड करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं क्या कहने चाह रहा हूं। गीता ने 2800 रुपए प्रत्येक में दो पोशाकें खरीदी। 2800 रुपए प्रत्येक मतलब दोनों के क्रय मूल्य समान है। यदि वह एक को 10% के लाभ पर बेचती है, पूरे लेन देन पर 15% का लाभ कमाने के लिए उसे दूसरी पोशाक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? ये रहा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन। क्या आप लोगों ने अभी पढ़ा है? क्या आप लोगों ने अभी पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्त? अगर कुल सौदे पर प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो पहली वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट प्लस दूसरी वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल सौदे पर होने वाला प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान होते हैं, जब दो वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर होते हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा, पहले सौदे को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है? 10% पर। दूसरे को कितने पर बेचना चाहिए? नहीं पता मेरे भाई। दूसरे को कितने पर बेचना चाहिए? नहीं पता, लेकिन टोटल पर कितना लाभ कमाना होगा? 15% का लाभ कमाना होगा। तो मेरे भाई दो डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, और ये +10 है, इधर आके -10 होगा। तो दूसरे सौदे को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना होगा? तो आप कह देंगे 20% प्रॉफिट पर बेचना होगा। दूसरे सौदे को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना होगा? तो आप कह देंगे 20% प्रॉफिट पर बेचना होगा। क्या ये बात समझ में आई? भाई जो आसान टाइप है उसे आसान ही कराऊंगा। अभी टाइप सारे खत्म नहीं हुए हैं, अभी बेईमान दुकानदार भी आएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के समान भी रहेगा। चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर हर तरीके का होता है। उस चैप्टर में बहुत आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, उस चैप्टर में कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी बनते हैं, उस चैप्टर में थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी बनते हैं मेरे भाई। तो जो आसान है वहाँ आसान पार्ट कराऊंगा, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है वहाँ कैलकुलेटिव पार्ट कराऊंगा, और जहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं वहाँ अच्छे क्वेश्चन भी प्यारे दोस्त कराऊंगा। ये बच्चे, ये आप देखेंगे ये क्वेश्चन आसान ही होते हैं, इसलिए आपको आसान लग रहे हैं जब क्रय मूल्य समान होता है। लेकिन जब विक्रय मूल्य समान होता है वही क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल बन जाते हैं। आएंगे वो क्वेश्चन भी प्यारे दोस्त आपके सामने। तो अपनी कॉपी में आज की जो शुरुआत हम लोगों ने की है वो इस बात से की है कि जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य समान होते हैं, एक पर x% का लाभ होता है, दूसरे पर y% का लाभ होता है, तो टोटल सौदे पर होने वाला लाभ x + y/2 होता है। ठीक है, उसी से हमने यहां किया है। टोटल लाभ दिया हुआ था 15, दो डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में, प्लस का 10 है, इधर आके -10, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 58। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको टाइम मिल कैसे जाता है, मिल कैसे जाता है इतने कमेंट करने का। आइए, दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, प्रत्येक का क्रय मूल्य यानी दोनों के क्रय मूल्य समान दिए हुए हैं, दोनों के क्रय मूल्य समान दिए हुए हैं। एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है,
यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक नाम लिखना, रेशमा कुमारी, लिख लो, बस लिख लो। रेशमा कुमारी गुड़िया, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएंगे, मैं आपका कमेंट उन क्वेश्चंस पे भी देखना चाहूंगा कि आप कितना आंसर करती हैं। गुड़िया का कहना है कि आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो, तो मैं थोड़ी देर बाद आपका कमेंट जरूर देखना चाहूंगा, है ना, कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर देती। ऐसे नहीं होता कि कुछ इन उंगलियों से तो कुछ लिख दो गुड़िया, है ना। मैं अब भी कह रहा हूँ, छोटी बहन की तरह समझा रहा हूँ, पढ़ लो, ये पढ़ाई काम आएगी। आइए, दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, 2500 है। यहां से आप लोगों को पता चल गया कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य जो है वो समान है। आगे क्या कह रहा है, एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को नहीं पता, तो टोटल पर 20%, पहले जैसा ही है, हेड कांस्टेबल जैसा। पहले को 5% लाभ पर, दूसरी को हमें पता नहीं है, टोटल पर कितना दिया हुआ है, 20% का लाभ दिया हुआ है। ये डिवाइड में 2 है, इधर आके मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। 40 में से 5 जाएगा, 35% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35% आंसर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए मेरे भाई, आइए मुद्दे पे बात करते हैं। धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम जो है अपने एक पीक की तरफ हम लोग चल रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट, क्वेश्चन पढ़िएगा नेक्स्ट मेरे भाई। सर बिल्कुल फ्रेशर हैं, क्या दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं, लेकिन बस पॉजिटिव रहना होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा है, यानी कि मेरे भाई आपका क्रय मूल्य जो है वो समान दिया हुआ है। एक को 15% के लाभ पर है मेरे भाई, एक को 15% के लाभ पर है बच्चे, दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया गया। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 80 है, मेरे भाई यहां ध्यान से सुनना, क्योंकि आप अब यहां कंफ्यूज होने वाले हैं, यहां कंफ्यूज होने वाले हैं। एक को 15% के लाभ पर बेचा, बहुत बढ़िया बात है जी। एक को 5% की हानि पर बेचा, बहुत अच्छी बात है जी। दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर जो दिया है वो 80 का दिया है, दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर जो दिया है वो 80 का दिया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दोनों वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदा था। मैंने मान लिया इसे भी 100 में खरीदा था, मैंने मान लिया इसे भी 100 में खरीदा था। अगर इसे 15% के लाभ पर बेचा है तो क्या इसे 115 में बेचा होगा? और जब इसे 5% की हानि पर बेचा है तो क्या इसे 95 रुपए में बेचा होगा? अच्छा, मैंने यहां 15% क्यों नहीं निकाला, मैंने 115% क्यों निकाला? मैंने यहां 5% क्यों नहीं निकाला, मैंने यहां 95% क्यों निकाला? क्योंकि मेरे भाई मुझे विक्रय मूल्य चाहिए था, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर चाहिए था, मुझे प्रॉफिट और लॉस के बीच का अंतर नहीं चाहिए था मेरे भाई। तो अगर 100 रुपए की कोई चीज है और 15% के फायदे पर बेच रहा हूं तो उसका विक्रय मूल्य 115 हो जाएगा। अगर 100 रुपए की कोई चीज है और 5 रुपए के घाटे पर बेच रहा हूं तो उसका विक्रय मूल्य 95 रुपए हो जाएगा। आप मुझे बताइए दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है? क्या दोनों के विक्रय मूल्य में 20 रुपए का अंतर है? उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य में 80 रुपए का अंतर है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 4 है, अगर एक पार्ट की वैल्यू 4 है तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 हो जाएगा? क्या वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन आया,
क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन आया। क्या आपको ये समझ आ गया कि थोड़े से परिवर्तन पे हम क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे? जब दोनों के क्रय मूल्य समान हैं मेरे भाई, तो दोनों के रेट को हम 100 रुपए मान सकते हैं। रेशो से भी कर सकते हैं, फिर आपको क्रय मूल्य समान करना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नहीं करना उस झंझट में। दोनों के क्रय मूल्य समान है, दोनों का 100 मान लो, सबसे आसान वैल्यू है। एक को 15% के लाभ पर यानी 115 का बेचोगे, एक को 5% के घाटे पर यानी 95 का बेचोगे। दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर 20 का है, उसने 80 का दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 400 आ जाएगी मेरे, 400 आ जाएगी। ठीक है जी बेटा, दोनों का सीपी, दो वस्तुएं हैं ना, तो दोनों का सीपी समान है, एक ही कीमत पर खरीदा है। जब दोनों का सीपी समान है तो दोनों को 100 ले लिया मेरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। और भागना किसी को भी नहीं है, भागना किसी को भी नहीं है, चीजों को ध्यान से समझना है। चीजों को ध्यान से समझना है, बहुत प्यार से चीजों को समझना है मेरे भाई। सीपी दिया हो तो कैसे करेंगे? यहां हो ना, सीपी दिया हो तो ये रहा मेरे भाई, जो मन में क्वेश्चन उठेगा वो सामने बोर्ड पे दिखेगा। जो मन में क्वेश्चन उठा वो सामने बोर्ड पे दिखेगा, ये भरोसा आप लोग रखिएगा। मेरे साथ पढ़िएगा। अकेले जो है वो इसमें दादागिरी नहीं दिखानी है, अकेले इसमें पहलवान नहीं बनना है। आराम से चीजों को समझिए, आराम से चीजों को जानिए, आराम से चीजों को पहचानिए, तब मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़िएगा। अगर मैं यहां से ये कहता हूं कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4-5 के अनुपात में है, यानी पहली वस्तु, यहां दो वस्तु हम लोग ले लेते हैं, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 4-5 के अनुपात में। जो मन करे वो मान लो, जो मन करे वो मान लो, पर रेशो नहीं बदलना चाहिए। मेरा मन किया जी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं इसे 400 मान लेता हूं, मैं इसे 500 मान लेता हूं। पहली का क्रय मूल्य 400 है, दूसरी का क्रय मूल्य 500 है। कोई दिक्कत समस्या? पहली का क्रय मूल्य 400 है, दूसरी का क्रय मूल्य 500 है। क्यों मान लिया जी 400-500? मेरे भाई दोनों का रेशो दिया हुआ था 4-5, दोनों का रेशो दिया हुआ था 4-5। आपका जो मन करे वो मान लो, बस रेशो मत बदलने देना। आप इनका रेशो निकालोगे तो अब भी तो 4-5 आएगा। जीरो क्यों बढ़ाई है? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है। अच्छा जी, एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है। जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो मेरे भाई 40 रुपए का लाभ हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है? ये प्रॉफिट दिया हुआ है, 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है। अगर मैं इसका 20% निकालता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे जी 50 दूनी 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, इस पर 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं क्या? उसने क्या कहा है? विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपए का है, यानी ऊपर करना, ऊपर ऊपर नीचे। मेरे भाई इस लाइन के मतलब आप समझे? उसने कहा है विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपए है, यानी हमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, 400 का कोई सामान था, 40 रुपए का फायदा कमा लिया, क्या उस सामान को 440 में बेचा गया होगा? क्या ये विक्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। 500 रुपए का कोई सामान था, 100 रुपए लाभ कमाया है, क्या विक्रय मूल्य 600 रुपए आ गया है? उसने 600 रुपए में बेचा होगा? जी हाँ, बिल्कुल बेचा होगा। अब आप मुझे ये बताइए, दोनों के विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितने का है? दोनों के विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितने का है? आपने कहा दोनों के विक्रय मूल्य में डिफरेंस 160 का है। उसने कितने का कहा है? उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य में 480 का डिफरेंस दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी?
तो आपने कहा जी एक पार्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात की, यानी कि वो आपसे 900 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भैया एक 400 है, दूसरा 500 है, तो दोनों का क्रय मूल्य 900 हो गया। वो 900 पार्ट की वैल्यू पूछ, अगर एक बराबर 3 आया है तो 900 बराबर कितना आ जाएगा? क्या दोनों पार्ट का क्रय मूल्य 2700 आ जाएगा? क्या दोनों पार्ट का क्रय मूल्य 2700 आ जाएगा? क्या इस बात में कोई दिक्कत आई? क्या इस बात में कोई समस्या आई? देखो मेरे भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़ना, आराम से चीजें सोचना। मुझे कैसे दिमाग में आ गया कि मुझे ये करना है, बस मैं आप लोगों को वो चीजें समझाना चाह रहा हूं। आप ये 10% ना निकाल के, क्योंकि आपको एसपी की जरूरत है, विक्रय मूल्य की जरूरत है, विक्रय मूल्य की जरूरत है, तो आप इसका डायरेक्ट 110% भी निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट 120% भी निकाल सकते हैं मेरे भाई। ये इसका विक्रय आ जाएगा। देखो कैसे कर सकते हैं, समझो। दोनों के सीपी का रेशो क्या दिया हुआ था? दोनों के सीपी का रेशो जो है वो 4-5 दिया हुआ। इस पर 10% प्रॉफिट होता है, तो इसका 110% मेरे प्यारे दोस्त निकाल दो। इसका 110% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4.4 हो जाएगा। ये पहले का एसपी आ चुका है भाई। 110 निकालने हैं तो विक्रय मूल्य ही आएगा। दूसरा बच्चे, इसका 20% प्रॉफिट निकाल दो, यानी 120% पर इसे बेच दो, यानी कि 12 पंजे 60/10, यानी इसका विक्रय मूल्य जो आ जाएगा वो 6 रुपये आ जाएगा। क्या कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं है। उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य के बीच अंतर, दोनों के विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितने का आएगा? 6 में से 4.4 जाएगा, 6 में से 4.4 जाएगा तो 1.6 बचेगा। दोनों के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 1.6 का है, तो उसने कितने का दिया है? 480 का डिफरेंस दिया है। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 16 से काटिए, 16 3 48। क्या एक पार्ट की वैल्यू 300 आ जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू 300 आ जाएगी? तो उसने पूछा है दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 4 और 5 9 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह। तो क्या क्वेश्चन का जवाब 2700 हो जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब 2700 हो जाएगा? मैं आपको पहले वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें क्रय मूल्य समान होता है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन प्यारे दोस्त बन सकते हैं। बात को समझिएगा। क्रय मूल्य 4 है, इसका क्रय मूल्य 5 है, इसको 10% के फायदे पर बेचा जाता है, तो हमने इसका 110% निकाल दिया, यानी 4.4 का बेचा जाता है। इसको 20% के फायदे पर बेचा जाता है, तो हमने इसका 120% निकाल दिया, यानी कि 6 रुपए में बेचा जाता है। दोनों के विक्रय मूल्य में 1.6 का डिफरेंस है, उसने 480 का दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 300, तो दोनों का क्रय मूल्य 9 पार्ट की वैल्यू। अब बस एक डाउट आपके सामने आ रहा है जो मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं। आप कहीं 10% निकाल देते हो, कहीं 110% निकाल देते हो। आप इस चीज को समझो, कहीं 10% निकालते हो, ये रहा 10% निकाल के क्वेश्चन। अगर आपने 10% निकाला है तो वो आपने प्रॉफिट निकाला है बस, और क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ोगे तब विक्रय मूल्य बनेगा। अगर आपने इसका 20% निकाला है तो वो आपने प्रॉफिट निकाला है, क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ोगे तब विक्रय मूल्य बनेगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट नहीं निकालना चाहते, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं, तो मेरे भाई 10% प्रॉफिट मतलब इसका 110% निकाल दो, 20% प्रॉफिट मतलब इसका डायरेक्ट 120% निकाल दो। ये डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आपके सामने आ जाएगी। बात समझ में आ गई? दोनों से मैंने बता दिया, अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं अपनी मैक्सिमम लिमिट रीच कर चुका हूं। मैं जितना बेसिक से पढ़ा सकता था, जितना धीरे पढ़ा सकता था, जितना चिल्ला के पढ़ा सकता था,
मैं अपनी मैक्सिमम लिमिट रीच कर चुका हूं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए आराम से। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है मेरे भाई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कमेंट लिखोगे तो मेरे भाई नहीं समझ में, जिस टाइम कमेंट लिख रहे होते उस टाइम बोर्ड पे निगाह नहीं होती। मेरी कमियां मुझे बाद में गिना लेना, मेरा विरोध बाद में कर लेना, लेकिन क्लास के टाइम पे क्लास कर लो, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैं ये जो बातें बोलता हूं ना, ये इसीलिए मेरी बातें कड़वी लगती हैं, और उसी लिए मैं क्या ही बोलूं, बस मेरे लिए आपके मन में क्या विचार है वो मैं जानता हूं मेरे, है ना। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए आराम से आपकी तरह मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी, यहां कहीं भी ये नहीं बोला है दोनों ने बराबर रेट में खरीदी। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 1800 में खरीदी हैं, हो सकता है दोनों 900 की खरीदी हो, ये भी हो सकता है 1000 की खरीदी हो, दूसरी 800 की खरीदी हो। दोनों के क्रय मूल्य के बारे में कोई जानकारी उसने नहीं दी है। जब तक जानकारी नहीं दी है तब तक खुद से कोई बात आपको माननी भी नहीं है। बस अभी आप लोगों को इतना समझना है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 1800 रुपए है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली को 15% लाभ पर और दूसरी को 30% लाभ पर बेचा। पहली वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, दूसरी को 30% लाभ पर बेचा। यदि वह पहली वस्तु को 30% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता तो उसे 3 रुपए अधिक मिलते। पहले से 3 रुपए अधिक मिलते तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में कितना अंतर था, वो आपसे ये पूछना चाह है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुन मेरे भाई। मुझे नहीं पता है, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु मैंने C1 मान ली, दूसरी वस्तु मैंने C2 मान ली। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो मुझे दिया हुआ है वो 1800 रुपए दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई बच्चे? अगर मैं दो वस्तुओं की बात करता हूं तो मेरे पास दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु C1 मान ली, दूसरी वस्तु मैंने C2 मान ली। दोनों वस्तुओं को मिला के जो मूल्य दिया हुआ है वो मेरे प्यारे दोस्त 1800 दिए। कितना दिया हुआ है? 1800। उसने आगे क्या बोला है? पहली को 15% लाभ पर बेचा जाता है। पहली को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यानी पहली के मूल्य का 15% प्रॉफिट होता है। दूसरी को 30% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे कुछ प्रॉफिट होता है, उसे कुछ लाभ होता है। मैंने उस लाभ को P मान लिया। मैंने उस लाभ को क्या मान लिया बच्चे? मैंने उस लाभ को P मान लिया मेरे भाई। आगे बढ़िएगा। यदि वह पहली वस्तु को 30% लाभ पर, यानी पहली वस्तु को 30% के लाभ पर अगर बेच दे और दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेच दे मेरे भाई, तो उसे 3 रुपए पहले से ज्यादा मिलेंगे, यानी यहां उसे P प्लस 3 रुपए मिलेंगे। यहां उसे P प्लस 3 रुपए मिलेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दो। ध्यान से सुनिए, 30 में से 15 गया, 15% C1 बचा। वाजी वाह कमाल। 15 में से 30 गया तो -15% C2 बचा। वाजी वाह कमाल। P प्लस 3 में से P गया तो कितना बचेगा? 3 बचा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। 15% दोनों जगह से कॉमन ले लिया, बाहर आ जाएगा, गुणा में है, इधर आके भाग में पहुंच जाएगा। परसेंट हटाओगे, ऊपर 100 लगाओगे, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा। क्या दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 20 आ चुका है?
क्या दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 20 आ चुका है? उसने वही पूछा है, दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 20 ना। अच्छा, वो आपसे पूछता पहले का विक्रय मूल्य बताओ कितना होगा, वो आपसे पूछता दूसरे का विक्रय मूल्य बताओ कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे करते हैं, दोनों का क्रय मूल्य जोड़ते हैं तो 1800 आता है, दोनों का क्रय मूल्य घटाते हैं तो 20 आता है। मेरे भाई जब भी दो चीजों को जोड़ के दिया हुआ हो, दो चीजों को घटा के दिया हुआ हो, तो दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 1820 का आधा कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त? पहले का क्रय मूल्य 910 आ जाएगा। दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए। 1780 का आधा कितना होता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे 890 आ जाए। अगर पहली का क्रय मूल्य पूछे तो 910 होगा, और दूसरी का क्रय मूल्य पूछे तो 890 होगा। 890 होगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मुझे पता है क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत धांसू है, और मुझे पता है कि 90% लोगों के चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन 15% लोगों के चीजें समझ में नहीं आई होंगी। तो मैं उन 15% लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझें। तमाम तरीके के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन के अंदर क्लियर कर दूंगा। शांति बनाइए, मैं दोबारा समझा रहा हूं ना, शांति बनाइए। क्वेश्चन ने कहा है कि हाँ, भाई इस टाइम को हटवा दो यार, ये जो टाइम लगा हुआ हटेगा, ये लोगो लगा दो यहाँ। इस टाइम से पता नहीं क्या दिक्कत है, मतलब आप ना तो आपको बोलने की तहजीब, कुछ लोगों को बात कर रहा हूँ मैं, मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा फील होता है कि यार छोड़ दो, मत पढ़ो, है ना। मतलब आप बोलते किस तरीके से हैं? क्या इसी तरीके से आप अपने घर में भी बात करते हैं सबसे? क्या कोई घर में बड़ा भाई नहीं है? अगर बड़ा भाई है तो क्या उससे इसी तरीके से बात करते हैं? आपको समझ नहीं आता हमने टाइम हटवाने के लिए बोला है? भाई 7,000 6,000 लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या सबके बोलना मेरे समझ में आता है? क्या सबका बोलना मैं देख पाता हूं? यार चीजों को थोड़ा सा मतलब ये देखा करो कि मेहनत कितनी की जा रही है चीजों, उन लोगों को सिखाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने मैथ कभी नहीं पढ़ा। भाई तुम अब रहने दो, तुम बदली मत करो, तुम शांति बनाओ, नए नए फोटो मत लगाओ। आप ऐसे मत किया करिए। अगर आप ज़्यादा परेशान करेंगे तो मैं सामने से ये स्क्रीन हटा दूंगा कमेंट बॉक्स की, और मैं फिर कमेंट किसी के भी नहीं पढ़ पाऊँ। आप थोड़ा सा मतलब चीज़ों को मेंटेन करके चलिए। ये पता है इसमें वो लोग भी हैं जो जस्ट अभी 12th करके आए हैं, जो इमेच्योर हैं, मैच्योर पूरे नहीं हैं, पर मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरे अंदर अपने बड़े भाई को देखा करिए। आप जिस दिन बड़े भाई की तरह पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि मैं आपको छोटे भाई बहन की तरह समझा रहा हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि कंपटीशन का कितना बढ़िया दौर है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कौन से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कौन से लोग जो है वो लगातार मेहनत करने के बाद ओवर एज हो रहे हैं। हो सकता है अभी आप लोगों को जानकारी ना हो कि आगे भविष्य में हमें किस तरीके से पढ़ना है, और अगर इस तरीके से हमने किया तो क्या हमारे साथ होगा, वो आपको जानकारी ना हो। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं कह रहा हूं कि शांति बनाया करो, चीजों को समझा करो। 5वां साल चल रहा है मुझे पढ़ाते हुए, फर्स्ट रैंक वाले भी हैं, सेकंड रैंक वाले भी हैं, फेल वाले भी हैं, जो फेल हुए हैं मेरे भाई। हर तरीके के बच्चों से सामना हुआ है। जीडी मैंने पढ़ाया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैंने पढ़ाया है, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, यूपीएसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे बैच मैंने पढ़ाए हैं। थोड़ा सा मैं कह रहा हूं तो थोड़ा सा ये देख लिया करो कि ये ज्यादा लंबे समय नहीं होता है। वैकेंसी आएंगी जरूर, लेकिन अब के बाद कब आएंगी वो किसी को नहीं पता मेरे भाई। तो थोड़ा सा तहजीब रखा करो। हर किसी को चीजें दिक्कत करती हैं, है ना। हर चीज, हर मतलब किसी को दिक्कत करती हैं, और मैं चाहूं मैं कुछ ना बोलूं,
मैं चाहूं तो मैं ब्लॉक करा दूं, मैं कोर्स डिसेबल करा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर रोते रहना हमारे पैसा चला गया। लेकिन मेरे अंदर इतना वो नहीं है कि मैं कोर्स डिसेबल करा दूंगा। कैसे कैसे पैसा दिया है आपके घर वालों ने आपको, और उस पैसे को मैं ऐसे ले लूं, भाई साहब मुझे ये नहीं सिखाया गया है। मेरे अंदर इंसानियत है, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता है कि जब आप क्लास में पधारते हैं तो आप ये सोच के पधारते हैं कि आज क्लास को इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे। मैं हर तरीके से आप लोगों से बात करता हूं, आप कह के हर तरीके से आप लोगों की चीजें, आप लोगों से चीजें करता हूं, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन एक आप हैं, फर्जी चीजों पे मुझे उलझाते हैं। वो नहीं दिख रहा, टाइम दिख रहा है, लोगो नहीं दिख रहा, दिख रहा है, दिखने दो भाई, नहीं हटेगा, ना लोगो हटेगा ना टाइम हटेगा, सब क्लासेस ऐसी चल रही हैं। अजीब बात करते हो भाई। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ा करो, मत पढ़ा करो, कोई अपने इस टाइम को कहीं अच्छी जगह लगा लिया करो मेरे भाई। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी क्लास में आओ, मजबूरी बस मुझे लास्ट वार्निंग आप लोगों को देनी पड़ रही है। अगर एक भी कमेंट ऐसा आया जो क्लास को डिस्टर्ब करने वाला हुआ, तो मेरे भाई मुझे मजबूरी बस बिना बोले इस बार ब्लॉक कराना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। भाई मैं पागल नहीं हूं जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, शांति बना के रखना। उम्मीद है मेरी बात आप लोग समझे होंगे और समझ गए होंगे कि हाँ, घर में भी कोई डांटता है फिर आप समझ जाते होंगे। भाई मेरे प्यारे दोस्त, चीजों को समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1800 रुपए। मुझे नहीं पता, उसने प्रत्येक नहीं लगाया हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसने कौन सी वस्तु कितने की खरीदी है। हो सकता है एक 1700 की खरीद ली हो, एक 100 रुपए की खरीद, इतना भी कुछ भी हो सकता है। बस मुझे क्या पता चल रहा है, हाँ, बस मुझे क्या पता चल रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जो दे रखा है वो 1800 रुपए दे रखा है। तो आपने कहा जी बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। उसने कहा है अगर पहली वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, 15% का प्रॉफिट लिख दिया, दूसरी वस्तु को 30% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो कुछ लाभ होता है, मुझे नहीं पता कितना लाभ होता है, मैंने मान लिया पी लाभ होता है। उसने कहा अब इनको उल्टा कर दो, अगर पहली वस्तु को 30% के प्रॉफिट पर बेचा जाए और दूसरी वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो पहले से 3 रुपए ज्यादा मिलते हैं। पहले पी मिलते थे, अब P+3 मिलते हैं। मैंने इस इक्वेशन में से इसको घटाया, 30 में से 15 गया 15C1, इसमें से 15 में से 30 गया -15C2, और P+3 में से P गया, P से P कट गया 3 आ गया। दोनों जगह से 15% कॉमन ले लिया, डिवाइड में आ गया, परसेंट हटाया, ऊपर 100 लगा दिया, यानी दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 20 आ गया। क्वेश्चन ने तो बस मुझसे ये पूछा है कि दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना था, तो आपने कहा जी दोनों के क्रय मूल्य का अंतर डायरेक्ट 20 आ गया। क्वेश्चन तो हमारा यही खत्म हो गया था। लेकिन वो आपसे पी का परसेंट कहां गया? पी का बेटा पी परसेंट थोड़ी ना है, रुपए में C1 कोई मूल्य है उसका 15% निकालेंगे, रुपए में कोई वैल्यू आई है। C2 का 30% निकालेंगे, रुपए में कोई वैल्यू आई है। दोनों के रुपए को जोड़ेंगे, ये P रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है, P रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं दोनों के क्रय मूल्य का डिफरेंस 20 रुपए आ चुका है। अगर मुझसे ये पूछा जाता दोनों का डिफरेंस, तो यही क्वेश्चन खत्म हो गया था, जो कि उसने यही पूछा है। लेकिन वो आगे ये भी पूछ सकता है कि दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर दो चीजें प्लस में दी हुई हैं आप लोगों को, दो चीजें माइनस में दी हुई हैं आप लोगों को, तो इसमें पहली वाली चीज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। दूसरी वाली चीज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को घटा के आधा कर देते हैं। वही मैंने किया है, दोनों का क्रय मूल्य। बेटा वो जो 15% था ये डिवाइड में आ गया, परसेंट हटाओगे ऊपर 100 लगाओगे। ठीक है, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया था। फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए
आराम से क्वेश्चन को पढ़ना मेरे भाई। राम 3500 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है। पहली घड़ी मैंने C1 मान ली, दूसरी घड़ी मैंने C2 मान ली, और दोनों घड़ियों का मूल्य कितना दे रखा है 3500 रुपए, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मैंने कुछ नहीं लिखा मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचकर वह पूरे लेन देन में न तो लाभ अर्जित करता है न ही हानि उठाता है। पहले को 25% लाभ पर, पहले को 25% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। मतलब मामला बराबरी पे छूट जाता है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। पहले पर 25% लाभ होता है, दूसरे पर 10% हानि। क्योंकि हानि हो रही है इसलिए -10%। दोनों को मिला के उसे ना फायदा होता है ना नुकसान, इसलिए हमने यहां जीरो लिखा है, इसलिए हमने यहां जीरो लिखा है मेरे भाई। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये -10% है, उधर जाएगा, ये प्लस का 10% हो जाएगा। ये -10% है, उधर जाएगा, प्लस का 10% हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। C1 अपॉन C2 जब आप निकालेंगे 25 गुणा में है, इधर आके भाग में पहुंच जाएगा। 5 दूनी 10 होगा, 5 पंजे 25। क्या दोनों का रेशो ये आ चुका है? अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं मेरे प्यारे दोस्त कि दोनों का क्रय मूल्य का योग कितना है, तो मेरे हिसाब से 7 आ रहा है। और क्वेश्चन ने कितना दिया है? दोनों के क्रय मूल्य का योग 3500 दिया। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 500 आ जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू 500 आ जाएगी? तो मेरे भाई दो पार्ट की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1000 होगी और 5 पार्ट की वैल्यू, इसकी वैल्यू 25। तो एक घड़ी 1000 की आई होगी, एक घड़ी 25 आई होगी। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक घड़ी 1000 की आई होगी और एक घड़ी 2500 की। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। दो घड़ियों का मूल्य कितना दिया हुआ था? दोनों घड़ियों को मिला के 3500 रुपए मूल्य दिया हुआ है। एक को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 10% की हानि पर बेचा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, उस पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो मेरे भाई 0% का लाभ और हानि होती है। तो मेरे भाई ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। दोनों के क्रय मूल्य का रेशो 2:5 आ जाएगा। दोनों को मिलाकर क्रय मूल्य 7 है, उसने 3500 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 500, तो दो की 1000, 5 की 25। क्या इसे आप एलिगेशन से कर सकते हैं? क्या बताया था मैंने एलिगेशन पे? मैंने बताया था जब दो अलग अलग वस्तुओं के बारे में जानकारी दी हो और उन दोनों को मिला के जानकारी दी हो तो एलिगेशन लगा देना। पहली वस्तु को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है? 25% प्रॉफिट पर। दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर? हानि पर है तो -10%। इन दोनों को मिला के ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो 0% हम फायदा नुकसान कमा रहे हैं। 25 में से 0 जाएगा, 25 बचेगा। 0 में से -10 जाएगा तो 10 बचेगा। क्या दोनों का रेशो जो है वो 2:5 आ जाएगा? यानी पहली घड़ी का मूल्य 2 रुपए है, दूसरी घड़ी का मूल्य 5 रुपए है। दोनों घड़ियों का मूल्य 7 हो जाएगा और उसने दिया है 3500। क्या एक पार्ट की वैल्यू 500 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 500 है तो दो पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। अगर एक बराबर 500 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2500 हो जाएगा। ये इसका एलिगेशन हो, ये इसका एलिगेशन होगा मेरे भाई। ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात को थोड़ा सा समझना है ना, बात को थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं बात करूं, हाँ परसेंट से परसेंट काट दिया मैंने। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक पेन और एक नोटबुक का लागत मूल्य है। मेरे भाई जो बोला है उसे ही तो लिखूंगा। एक पेन है, एक नोटबुक है,
इनका सीपी आप लोगों को दिया हुआ है, इनका लागत मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है। पेन का लागत मूल्य 600 है और नोटबुक का लागत मूल्य कितना है, 4000 आप लोगों को दिया हुआ। ठीक है, यदि पेन और नोटबुक को क्रमशः 20% और 32% की हानि पर बेचा जाता है, इसको 20% की हानि पर बेचा जाता है, इसको 20% की हानि पर बेचा जाता है और इसको 32% की हानि पर बेचा जाता है, इसको 20% की हानि पर बेचा जाता है, इसको 32% की हानि पर बेचा जाता है, तो दोनों बिक्री के माध्यम से हुई कुल हानि का अनुमानित प्रतिशत बताइए। यानी टोटल हानि कितने प्रतिशत हुई वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। टोटल हानि कितने प्रतिशत हुई वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। हानि पूछ रहा है ना, तो 600 का 20% निकाल दो, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 120 रुपए की तो यहां हानि होगी मेरे भाई। हो गई क्या? 4000 का 32% निकाल दो मेरे भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1280 रुपए की यहां हानि होगी। हो गई क्या मेरे भाई? उसने पूछा है, क्या पूछा है उसने? कहा कुल हानि, यहां देखिए कुल हानि 1280 रुपए की यहां हानि होती है, 120 रुपए की यहां हानि होती है, तो क्या 1400 रुपए की हानि हो जाती है? ये टोटल हानि किस पर हुई होगी? दोनों के क्रय मूल्य पर हुई होगी, यानी 4600 पे हुई होगी। तो 100 पर कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्त, वो आपसे ये पूछना। 1400 की हानि हुई होगी दोनों पर, किस पर? टोटल 4600 के समान पर। तो मेरे भाई 100 पर कितनी हानि हो जाएगी? तो आपने सॉल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 23 बार, 700 बटे 23 आएगा, 700 बटे 23 आएगा और 23 दिया 69 होते हैं। 30 पॉइंट कुछ आंसर आएगा और 30 पॉइंट कुछ का मतलब है 30.43। समझिए बात को, दोबारा समझिए मेरे प्यारे दोस्त। पेन का क्रय मूल्य दिया हुआ था 600, पेन का क्रय मूल्य 600, नोटबुक का क्रय मूल्य 4000 रुपए। एक पेन को 600 रुपए में खरीदा जाता है, एक नोटबुक को 4000 रुपए में खरीदा जाता है। इस पर 20% का घाटा होता है। जब मैं इसका 20% निकालता हूं तो 120 रुपए का घाटा होता है। इस पर 32% का घाटा होता है, जब मैं इसका 32% निकालता हूं तो 1280 रुपए का घाटा होता है। टोटल घाटा जब मैं देखता हूं तो 1400 रुपए का होता है। घाटा हो या नुकसान हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 1400 का घाटा हुआ, किस पर हुआ? टोटल क्रय मूल्य पर हुआ। टोटल क्रय मूल्य कितना है? 4000 और 600 4600 पर हुआ। तो 100 पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 30 पॉइंट कुछ परसेंट का घाटा हो जाएगा। 30 पॉइंट कुछ परसेंट का घाटा हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे इतनी बात समझ में आ गई है। एलिगेशन से भी हो जाएगा, एलिगेशन से भी हो जाएगा विशाल, हो जाएगा मेरे भाई। देखो ना, एलिगेशन से कैसे होगा? वैसे तो मैं ये कहूंगा इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही था। पहले सौदे पर क्या हुआ है? 20% का घाटा। दूसरे सौदे पर क्या हुआ है? 32% का घाटा। दोनों को मिला के क्या हुआ है वही आपसे पूछा है, कुल घाटा पूछ रहा है मेरे भाई। इसका रेट क्या था? 600 था और इसका रेट क्या था? 4000 था। दोनों का रेशो निकाल दो, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 20 बार, होता है। इसकी गुणा इसमें करो -60 आएगा, इसकी गुणा इसमें करो 32 दूनी 64 -640 आएगा, और इन दोनों के योग से डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही तो बताया था मेरे भाई, 640 और 60 700 बटे 23 आ जाएगा, और 700 बटे 23 का मतलब 30 पॉइंट कुछ है। ये 30 पॉइंट कुछ इतना हो जाएगा, ये 30 पॉइंट कुछ प्यारे दोस्त। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या था? ये आपका एक डायरेक्ट मेथड था, ये आपका एलिगेशन है। 4600 बेटा दोनों क्रय मूल्य को जोड़ दो ना, हमेशा हानि क्रय मूल्य पर होती, 4000 और 600 4600। ठीक है जी।
ये बात समझ में आई क्या? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये प्यारे। आइए ना, फटाफट पढ़िए। पर 1400 कहां से आ? बेटा क्वेश्चन पैटर्न एक जैसा ही रख रहा हूं, बस उसमें क्या होता है, जब सीपी के क्वेश्चन चल रहे थे, सीपी समान के क्वेश्चन चल रहे थे मेरे भाई, सीपी समान के क्वेश्चन चल रहे थे, तो वो सीपी समान के ही क्वेश्चन। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? जब दोनों का सीपी समान दिया, दोनों का सीपी समान दिया हो, वो क्वेश्चन कर चुके हैं। जब दोनों का मिला के सीपी दिया हो, अब वो क्वेश्चंस आपको चल। जब दोनों का अलग अलग सीपी दिया हो, वो क्वेश्चंस प्यारे दोस्त। तो ये एक ही टाइप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप बन सकते हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पंकज ने 2 बाइक खरीदी, ठीक है। पहली बाइक 24,000 में खरीद ली और दूसरी बाइक 20,000 में। अलग अलग सीपी दिए हुए। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर बेचा, दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचा। तो मेरे भाई कुल लाभ या हानि बताइए, कुल लाभ या हानि बताइए मेरे प्यारे दोस्त। तो ये एलिगेशन से भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। पहली बाइक कितने की खरीदी है? 24,000 की, 24,000 की। दूसरी बाइक कितने की खरीदी है? 20,000 की मेरे प्यारे दोस्त। पहली बाइक पर 20% का लाभ हुआ। यहां देख लो कितने का प्रॉफिट हुआ। आपने कहा जी 4800 रुपए का यहां प्रॉफिट हुआ। दूसरी पर क्या हुआ? 30% की हानि हुई। हानि हुई है तो माइनस लगाइए, हानि हुई है तो माइनस लगाइए। 6,000 का घाटा हुआ। यहां 6,000 गवाए हैं, यहां 4800 कमाए हैं। क्या ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 1200 रुपए गवाए हैं मैंने? क्या ओवरऑल देखूं तो 1200 रुपए मैंने गवाए हैं? अच्छा, 1200 रुपए मुझे हानि हुई है कितने पर? टोटल सीपी पर। यहां 24 है, यहां 20 है। क्या टोटल सीपी जो है वो 44,000 हो जाएगा? यानी 44,000 खर्च करने पर मैंने 1200 रुपए गवा दिए हैं। मैंने 1200 रुपए गवा दिए हैं, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये मेरा हानि प्रतिशत आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटेंगे 30 बार, 4 से काटेंगे 11 बार, 11 दूनी 22 होगा। 2 से, अच्छा वो पैसे की पूछ रहा है, 1200 रुपए की हानि हो जाएगी। प्रतिशत में आंसर नहीं पूछ रहा है, वो डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है 6,000 रुपए गवाए, 4800 रुपए कमाए, तो 1200 रुपए की हानि हुई। प्रतिशत में आंसर वो पूछ ही नहीं रहा है, प्रतिशत में वो आंसर पूछ ही नहीं रहा है मेरे भाई। -60 -640 में जुड़ने पर बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस क्यों नहीं आया? माइनस लगा दो मेरे भाई, घाटा बता तो रहा हूं मेरे भाई। ये माइनस साइन केवल घाटे को शो करता है, घाटे को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ घाटा हो रहा है। माइनस और कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा, केवल घाटे को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। तो मेरे भाई 24,000 का ये सामान था, 20,000 का ये सामान था। एक पर 20% का फायदा हुआ, एक पर 30% का नुकसान हुआ। यहां मैंने 4800 रुपए कमाए, यहां मैंने 6,000 रुपए गवा दिए। टोटल मिला के मेरा 1200 रुपए में माइनस में जा रहा हूं। वही पूछना चाह रहा है कि क्या आप माइनस में जा रहे हैं? तो मेरे भाई ये वही क्वेश्चन चल रहे हैं, ये वही क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चे, जो सीपी का जिनमें बोलबाला है। कभी अलग अलग सीपी, कभी एक जैसा सीपी, कभी सीपी का रेशो दिया हुआ है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं एक ही जगह करा दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? नेक्स्ट आइए, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है मेरे भाई, फटाफट बताइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, पढ़िए क्वेश्चन। देखिए, तो वातानुकूलकों के लागत मूल्य का योग, फिर से समझिए, फिर से सीपी का योग दिया हुआ है।
पहला AC A1 मान लिया, दूसरा AC A2 मान लिया, दोनों ACO का योग कितना दिया हुआ है? 95,000 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। एक AC 10% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरा AC 20% की हानि पर बेचा गया यदि उनके विक्रय मूल्य एक समान हैं। ये वो क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं जब विक्रय मूल्य समान हो, जब सेलिंग प्राइस बराबर हो। अब सारे वो क्वेश्चन चलेंगे जब विक्रय मूल्य समान होगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत आसान टाइप होता है, दो तरीके बताऊंगा, उन दोनों में से बेस्ट आप लोग देखना। उसने कहा एक को 10% के लाभ पर बेचा गया, एक को 20% की हानि पर बेचा गया, उनके विक्रय मूल्य एक समान है। यहां उसने विक्रय मूल्य का जिक्र किया हुआ है। अगर पहले एसी का मूल्य A1 है तो इसको 10% के लाभ पर बेचा गया, तो क्या इसे 110% पर बेचा गया होगा? क्या ये पहले का विक्रय मूल्य आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। दूसरे एसी को A2 में खरीदा गया था, दूसरे को कितने की हानि पर बेचा गया? 20% की हानि पर बेचा गया। क्या इसे 80% पर बेचा गया होगा? अगर ये दूसरे का विक्रय मूल्य है, उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं। मेरे भाई यहां से A1 और A2 का रेशो निकाल दो, दोनों के क्रय मूल्य का रेशो आ जाएगा 80/110। परसेंट से परसेंट कट जाएगी। क्या पहले का क्रय मूल्य 8 है, दूसरे का क्रय मूल्य 11 है, तो क्या दोनों का क्रय मूल्य 19 हो जाएगा? उसने कहा है दोनों का क्रय मूल्य 95,000 है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? एक पार्ट की वैल्यू 5,000 आ जाएगी। तो मेरे भाई 11 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 55,000। अगर एक बराबर 5,000 तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 40,000 आ जाएगी। क्या क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है? क्या ऐसी कोई चीज थी जो मैंने इसमें ना बताई हो आप लोगों को? कोई चीज नहीं थी। उसने विक्रय मूल्य समान करने के लिए बोला है, मैंने जस्ट दोनों के विक्रय मूल्य समान किए हैं, मैंने कुछ अलग इसमें नहीं किया है। रेशो से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड भी इसका समझ लीजिए। सेकंड मेथड, पहली को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। 10% प्रॉफिट का मतलब है 10 का सामान कितने में बेचता होगा? 1 रुपए के फायदे से 11 का बेचता होगा। दूसरी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। 20% का मतलब है 5 का सामान 1 के घाटे से 4 का बेचा जाता होगा। ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है, समान कर दो। 4 की गुणा ऊपर, 11 की गुणा नीचे। क्या ये समान हो चुके हैं? 4 की गुणा यहां तो 4 की गुणा यहां, 11 की गुणा यहां तो 11 की गुणा यहां कर दी मैंने। पहले का क्रय मूल्य 40 है, दूसरे का 55 है। 40 और 55 दोनों का 95 है। उसने 95,000 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 1,000 हो जाएगी? तो 40 पार्ट की वैल्यू 40,000 हो जाएगी। 55 पार्ट की वैल्यू 55,000 हो जाएगी। आगे दोनों के क्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आगे होंगे। विक्रय मूल्य समान, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे होंगे। ऐसा करने दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है, दोनों बकरियों का एक ही मूल्य पर बेची गई है, विक्रय मूल्य समान है। कुल मिलाकर प्रत्येक को 962 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, प्रत्येक को, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है। प्रत्येक को 42,600 के मूल्य पर बेचा जाता है, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है मेरे प्यारे दोस्त। तो टाइप वाइज ही चीजें करा रहा हूं। प्रत्येक को इतने में बेचा जाता है यानी विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक को इतने पर बेचा जाता है यानी कि विक्रय मूल्य समान है। लेकिन अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये अब अलग टाइप के यहां से शुरू होते हैं। 8-10 क्वेश्चन एक ही जैसे आप लोगों को मिलेंगे। मैं फिर से कहता हूं, मैं जितना कर सकता हूं मेरे भाई मैं उतना कर रहा हूं। थोड़ा सा एफर्ट्स आप लोग भी डालिए, मेहनत करिएगा, है ना। मुझसे दुगनी मेहनत की आपको जरूरत है मेरे भाई, है ना। जितनी मैं कर रहा हूं उससे उतनी मेहनत आप लोगों। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। कल क्लास होगी, कल सैटरडे है ना।
मैंने सैटरडे के लिए आपसे कहा था कल क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक 11 बजे मिलेंगे। 1 घंटा ही पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कल क्लास हम लोग। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय।